चैप्टर 4। नर्स जब बताती है कि पेशेंट की हालत खराब हो रही है, आप जल्द से जल्द फीस जमा कीजिए, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ये सुनते ही राधिका घबरा जाती है, क्योंकि कल ही उसने अपने मॉम डैड को खोया और अब अपने भाई को नहीं खो सकती। अगर रियान को कुछ हुआ तो वो वैसे भी जिंदा नहीं रह पाएगी। राधिका अपनी जी जान लगा रही थी कि कैसे भी 50 लाख रुपए जमा कर सके। उसने अपनी कार और गोल्ड की ज्वेलरी जो उसने थोड़ी बहुत पहनी थी सब बेच दी, लेकिन उससे सिर्फ उसे 10 लाख ही मिले, जबकि उसकी गाड़ी अभी 2 महीने पहले ही 25 लाख की आई थी, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो भी सिर्फ 9.5 लाख की ही बिकी। उसके अकाउंट में भी ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट थी और ना ही उसके पापा कोई बिजनेसमैन थे जो कि उनके घर पर इतना पैसा रखा हो, ना ही उसका कोई ऐसा रिश्तेदार था जिससे वो मदद मांग सके, क्योंकि राधिका के मॉम डैड दोनों ही अपने अपने घर में अकेले थे और उसकी दादी नानी के जाने के बाद उसका कोई पास का रिश्तेदार भी नहीं था जिससे वो मदद मांग सके, और उसका फ़ोन भी टूट चुका था जिससे वो अपने पापा के ऑफिस में कॉल कर मदद मांग सकती थी। वो यहाँ अभी सिर्फ जिया को ही जानती थी, लेकिन उसके पापा को हार्ट अटैक आया था जिससे वो अपनी कंपनी में ध्यान नहीं दे पा रहे थे और कंपनी लॉस में भी जा रही थी। उसे पता था अगर वो जिया से मदद मांगने भी जाएगी तो जिया चाह कर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी पहले ही लॉस में जा रही थी और उसके पापा खुद ही हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ऐसे में उसे रियान के बारे में बताकर वो और उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इधर दूसरी तरफ रायजादा हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल है, दिव्यांश वहीं पर एडमिट था, क्योंकि उस पर इतना बड़ा अटैक हुआ था जिसकी वजह से और कहीं अभी उसे नहीं ले जाया गया। पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी गई कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। ऊपर वाले फ्लोर जहां दिव्यांश को रखा गया था, वहां फैमिली के अलावा किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी बॉडीगार्ड चेक करने के बाद ही अंदर जाने दे रहे थे। दिव्यांश की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब थी। देश के सबसे अच्छे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। अंदर दिव्यांश का ऑपरेशन चल रहा था। बाहर कायरव, कियारा, आयशा, रोहित और समीर एक टक ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती लाल लाइट को देख रहे थे। वहीं दादी को थोड़ी देर के लिए आराम करने भेजा था, क्योंकि कल से भूखे प्यासे वो यहीं बैठी थी। कायरव ने बहुत मुश्किल से उन्हें थोड़ा खाना खिलाकर आराम करने भेजा कि जब भाई ठीक होंगे तब आपको ऐसे बीमार देखकर वो मुझे बहुत डांटेंगे। आप चाहती हैं कि मुझे भाई डांटें? सभी के बहुत कहने पर दादी कुछ घंटे पहले ही गई थीं। कायरव खड़े खड़े सोचता है कि जब वो कल रात में हॉस्पिटल आया तब उसे दिव्यांश की हालत के बारे में पता चला था, और ये सुनते ही कि दिव्यांश की हालत इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, आज उसके दिव्यांश भाई की हालत ऐसी थी। वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, क्योंकि अगर वो यहाँ होता तो वो दिव्यांश को कभी अकेले नहीं जाने देता। दिव्यांश की ऐसी हालत जानने के बाद वो घर वालों से भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी घर वालों ने उसे कुछ नहीं बताया। उसे बताया गया कि दिव्यांश को फीवर आ गया है और दिव्यांश उसे बुला रहा है। ये सब सोचकर वो बहुत गुस्सा होता है और कायरव गुस्से में बिना कुछ कहे सीधे अपने बड़े पापा के पास जाता है, जो अभी एक बाबा जी के साथ बैठे दिव्यांश के बारे में बात कर रहे थे। वो बाबा कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं थे। वो हिमालय पर निवास करने वाले एक महागुरुजी थे, जो साल में सिर्फ एक बार ही कहीं जाते हैं। उनका
कहा कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही बड़े शिव भक्त हैं। लोगों का ऐसा मानना भी है कि महागुरुजी से आशीर्वाद लेना स्वयं शिव से आशीर्वाद लेने के समान है। विक्रम और आयशा जी महागुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बैठे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। तभी दादी कायरव के कंधे पर हाथ रखती है। वो पीछे मुड़ता है और दादी के गले लग जाता है। दादी उसे समझाती हैं कि सब ठीक हो जाएगा और फिर वो दोनों भी अंदर आकर महागुरुजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। महागुरुजी कायरव के सर पर हाथ रख बोलते हैं, सदा खुश रहो कायरव। उन्हें रोक कर हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। तभी महागुरुजी थोड़ा मुस्कुराकर बोलते हैं, मानो उन्हें पता हो कि कायरव क्या मांगने वाला है। कायरव उनके चरणों पर अपना सर रख के, मुझे सिर्फ अपने दिव्यांश भाई का जीवन चाहिए। आप चाहें तो उनके बदले आप मेरी ज़िंदगी ले सकते हैं। इसी वक्त आप कृपा करके मेरे भाई को बचा लीजिए। महागुरुजी कायरव को उठाते हुए, मैं कौन होता हूँ किसी को जीवन देने और लेने वाला? वो तो शिव है जो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा कर सकता है। तुम्हारा भाई बहुत किस्मत वाला है जो उसे तुम्हारे जैसा भाई मिला, जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तुम शिव से प्रार्थना करो कि तुम्हारा भाई ठीक हो जाए। अब शिव ही कुछ कर। तभी दादी हाथ जोड़कर, महागुरुजी कोई तो उपाय होगा जिससे दिव्यांश को बचाया जा सके। आयशा और विक्रम भी हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं, हाँ गुरुजी, कोई भी उपाय हो आप बताइए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। महागुरुजी बहुत शांत मगर गहरी आवाज़ में बोले, आने वाले 3 दिन आपके पुत्र के लिए बहुत भारी हैं। इन 3 दिनों में कुछ भी हो सकता है। आयशा रोते हुए, कोई तो उपाय होगा गुरुजी। महागुरुजी, हाँ एक उपाय है। ये सुनते ही चारों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपनी सारी ताकत लगा चुके हैं, लेकिन दिव्यांश के सर में इतनी गहरी चोट लगी थी कि उसके ठीक होने के सिर्फ 5% ही चांसेस थे, वो भी कल के ऑपरेशन के बाद ही ये क्लियर होगा। अब तो उन्हें सिर्फ भगवान पर ही भरोसा था। विक्रम, क्या उपाय है महागुरुजी? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ महागुरुजी। वो उपाय आप लोगों को नहीं, उनकी अर्धांगिनी को करना है, जो उसकी किस्मत से जुड़ी हो। उसे पूरे 2 दिन शिव की नगरी काशी में रुद्राभिषेक कर महामृत्युंजय का जाप करते हुए महायज्ञ करना होगा। उसके बाद ही आपके पुत्र के सर से काल का साया हटेगा। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर उदासी छा जाती है, क्योंकि दिव्यांश की तो शादी ही नहीं हुई थी तो उसकी पत्नी कहाँ से होगी। विक्रम जी, लेकिन गुरुजी दिव्यांश की अभी शादी नहीं हुई है, तो ये पूजा हम में से कोई नहीं कर सकता क्या? गुरुजी, नहीं, ये पूजा वही कर सकता है जिसकी किस्मत दिव्यांश से जुड़ी हो। कल 12 बजे से पहले आपके पुत्र का विवाह किसी ऐसी कन्या से करना होगा जिसकी हाथों की लकीरों में काल से भी लड़ने की शक्ति हो, जिससे वो अपने पति के सारे संकट अपने ऊपर ले सके। तभी दादी हाथ जोड़कर, लेकिन हम ऐसी लड़की ढूंढेंगे कैसे? हाँ गुरुजी, ये सब आपकी समस्या है। हमारा कर्तव्य सिर्फ आपको राह दिखाना है, उस पर चलना तो आपको ही। इतना कहकर वो दूसरी तरफ चले गए, जहां 101 पंडित मिलकर दिव्यांश के जीवन दान के लिए महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। तभी कायरव कुछ सोचते हुए, बड़े पापा, आप पूरी इंडिया में ये न्यूज़ निकलवाइए कि सभी लड़कियां अपने हाथों की फ़ोटो के साथ अपने बायोडेटा को हमारी वेबसाइट पर डालें, और जिस भी लड़की की फ़ोटो सिलेक्ट होगी उसे 50 लाख रुपए के साथ ही रायज़ादा कंपनी के 10% शेयर दिए जाएंगे, और ये ऑफ़र सिर्फ कल 10 बजे तक ही लिमिटेड है। विक्रम जी, ठीक है, शायद इससे कोई बात बन सके, कहकर कायरव को गले लगाकर, मेरा छोटा सा कायू कितना बड़ा हो गया। इतना कहकर वो साहिल और रोहित के पास चले जाते हैं, जो दिव्यांश के वार्ड के बाहर
थे। विक्रम जी साहिल और रोहित को सारी बात बताते हैं। वो दोनों भी वैसा ही करते हैं। ये न्यूज़ के आते ही कि सिर्फ हाथों की फ़ोटो के बदले ही रायज़ादा इंडस्ट्री के 10% शेयर मिलेंगे। ये न्यूज़ 1 घंटे के अंदर ही पूरे देश में तहलका मचा देती है और सभी लड़कियां अपने अपने हाथों की फ़ोटो दी गई वेबसाइट पर डालने लगती हैं और भगवान से यही दुआ करती हैं कि उनकी फ़ोटो ही सिलेक्ट हो, क्योंकि रायज़ादा इंडस्ट्री में 10% शेयर का मतलब इंडिया के टॉप अमीरों में शामिल होना है और ये मौका कौन ही छोड़ना चाहेगा। अब सुबह के 5 बज चुके थे। अब तक लाखों लड़कियों के हाथों की फ़ोटो देखी जा चुकी थी, लेकिन अब तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली थी जो कि दिव्यांश की प्राण रक्षा कर सके। इधर कायरव अपने हाथ में चाकू लिए जंगल के बीचों बीच खड़ा था। वो अभी एकदम किसी काल की भांति ही प्रतीत हो रहा था और उसके हाथ में खून से सना वो चाकू, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वो अभी कोई भोला भाला और हंसी मजाक करने वाला कायरव बिल्कुल नहीं लग रहा था। कायरव अपने हाथ में लिए चाकू से उस आदमी के दूसरे हाथ को भी काटकर अलग कर देता है और एक बार फिर पूरे जंगल में उस आदमी, जो कि जीत शर्मा था, की आवाज़ गूंज जाती है। तभी पीछे से समीर की आवाज़ आती है। अब उसे छोड़ कायरव अंकल का फ़ोन आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि तू कहाँ है। तभी समीर का फ़ोन फिर बजता है। वो देखता है कि रोहित का फ़ोन है। उसके फ़ोन रिसीव करते ही रोहित कोने में आकर गुस्से में समीर से, कायरव कहाँ है। समीर कायरव को फ़ोन पकड़ाते हुए, ले। तभी रोहित की आवाज़ आती है, कायरव तू जहाँ कहीं भी है जल्दी से यहाँ आ जा। मैं अकेले यहाँ सब कुछ नहीं संभाल पा रहा हूँ। अंकल फिर से पैनिक हो गए हैं और अभी तक एक भी लड़की की लकीरें सही नहीं मिली हैं। कायू तू जल्दी से आ। अंकल बार बार दिव्यांश और तेरा ही नाम ले रहे हैं। इतना सुनकर कायरव जी भाई कहकर फ़ोन कट कर देता है और गुस्से में एक बार फिर से उस आदमी के गले पर वार कर वहीं चाकू फेंक कर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी समीर भागकर उसे गले लगाते हुए, चुप कर कायू, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो कायरव को उठाता है और वहाँ खड़े बॉडीगार्ड से कुछ कहने ही वाला था। तभी कायरव बोलता है, इसे शौर्या को दे दो। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शौर्या कोई इंसान नहीं, एक काली और भूरी धारियों वाला एक चीता था जो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारता है। वो दिव्यांश और कायरव के अलावा सिर्फ बगीरा की ही सुनता है, क्योंकि शौर्या की देखभाल बगीरा, जो कि एक 35 वर्षीय आदमी है, करता है। सभी देखते हैं कि वहाँ एक जीप आकर रुकती है। जीप से बगीरा काले कपड़े पहने बाहर आता है। तभी वो पीछे जाकर पीछे का दरवाज़ा खोलता है और उसमें से काली भूरी धारियों वाला एक चीता अपनी लाल लाल आंखें लिए नीचे उतरता है। लेकिन जैसे ही शौर्या सामने कायरव को देखता है, उसकी गुस्से से लाल आंखें एकदम शांत हो जाती हैं और उनमें चमक आ जाती है। वो कायरव की तरफ दौड़ लगा देता है और कायरव भी अपने घुटनों पर बैठकर अपनी बाहों में उसे भर लेता है। थोड़ी देर तक उसे चाटने के बाद शौर्या अपनी गर्दन उठाकर इधर उधर देखता है, मानो पूछ रहा हो, दिव्यांश कहाँ है। ये देखकर कायरव उसे जोर से गले लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर शौर्या गुस्से में वहाँ खड़े सभी लोगों पर गुर्राता है, मानो कह रहा हो, जिसने भी मेरे कायरव को रुलाया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी समीर का फ़ोन बजता है। वो देखता है कि आयशा जी का कॉल था। वो सबसे दूर जाकर फ़ोन उठाता है। अभी उधर से आयशा जी की घबराई हुई आवाज़ आती है, समीर, कायू कहाँ है। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। वो ठीक तो है ना। समीर, हाँ आंटी, वो ठीक है और मेरे साथ ही है। हम लोग थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है और कायरव का हाथ पकड़कर, चल
अब ये लोग संभाल लेंगे। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ता है वैसे ही पीछे से जोर की गुर्राने की आवाज़ आती है। तभी कायरव शौर्य के पास आता है और उसके ऊपर हाथ फेरकर उसके कान में कुछ कहता है, फिर सीधे समीर के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में समीर, वैसे तूने शौर्य के कान में क्या कहा था? लेकिन कायरव कुछ नहीं बोलता। तभी थोड़ी देर बाद उसी आदमी की चीखें पूरे जंगल में गूंज जाती हैं, क्योंकि शौर्य उसे उसी तरह तड़पा रहा था जिस तरह अभी दिव्यांश तड़प रहा है। जैसे ही समीर के कान में उस आदमी की चीख जाती है वैसे ही वो समझ जाता है कि उसने शौर्य से क्या कहा होगा। समीर, कायू तुझे पता कैसे चला इन सब के पीछे वो जीत शर्मा है? ये सुनते ही कायरव उसे बताता है कि महागुरुजी के उपाय के बाद जब आप और रोहित भाई वो न्यूज़ वाला काम कर रहे थे तब मैं भाई के पास गया और मैंने बॉडीगार्ड से अब तक की सभी बातें पूछी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि वो बॉडीगार्ड उस वक्त वहीं थोड़ी दूर पर था। वास्तव में हुआ ये था कि जब विक्रम जी ने बताया कि उनकी फ़्लाइट 7 बजे तक लैंड कर जाएगी, इसीलिए 7 बजते ही दिव्यांश खुद ही अपने पापा को लेने जाना चाहता था, क्योंकि विक्रम जी पूरे 20 दिन बाद अमेरिका से वापस आ रहे थे। क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें बताया था कि उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। अगर वो अभी ठीक नहीं हुए तो फ्यूचर में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर के पास अमेरिका गए थे। उनके साथ रोहित भी गया था, लेकिन 15 दिन के ट्रीटमेंट में ही वो बिल्कुल ठीक हो गए और रोहित वहीं से लंदन के लिए निकल गया, क्योंकि दिव्यांश अभी बहुत बिजी था और लंदन वाली डील बहुत इम्पोर्टेंट थी। विक्रम जी ने ही रोहित को ज़बरदस्ती भेजा, क्योंकि अब वो बिल्कुल फिट थे। वो 5 दिन अमेरिका घूमने के बाद जाना चाहते थे। दिव्यांश अकेले ही उन्हें लेने जाना चाहता था, क्योंकि वो अपने डैड के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता था। इसलिए उसने अपने साथ एक भी बॉडीगार्ड ले जाने से मना कर दिया और अकेले ही गाड़ी लेके निकल गया। जब वो गाड़ी चला रहा था तभी उसने देखा कि उसकी सीट के नीचे एक फ़ोन पड़ा है। उसने झुककर वो फ़ोन अपनी पॉकेट में डाल लिया। वो फ़ोन शायद उसी इंसान का था जिसने गाड़ी में बॉम्ब सेट किया था। वो फ़ोन के बारे में कुछ भी सोचता उससे पहले ही एयरपोर्ट आ गया और दिव्यांश जल्दी में गेट खोलकर जैसे ही 4 कदम चला वैसे ही उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई और दिव्यांश की गाड़ी का गेट झटके से लगा, जिससे दिव्यांश उछलकर दूर जा गिरा, जिससे उसकी जान तो बच गई लेकिन उसका सर एक बड़े पत्थर से जा लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। उसके कुछ दूर खड़ी उसके सीक्रेट बॉडीगार्ड की गाड़ी में बैठे बॉडीगार्ड ने जब ये सब देखा तो वो घबरा गए और दौड़कर जहाँ दिव्यांश गिरा था वहाँ गए और बिना किसी को पता चले सीक्रेटली दिव्यांश को उसके ही हॉस्पिटल ले गए। उनमें से एक बॉडीगार्ड वहीं रुक गया और देखने लगा कि कहीं कोई छुपा तो नहीं। तभी उसकी नज़र विक्रम जी पर पड़ी और वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया। जब मैंने उस बॉडीगार्ड से दोबारा सब कुछ चेक करने के लिए कहा तब एक बॉडीगार्ड मेरे पास वही फ़ोन लाया जो शायद उस आदमी का गलती से बॉम्ब सेट करते टाइम गिर गया होगा और भाई ने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया होगा। जब मैंने वो फ़ोन देखा तो मैंने पूछा, ये किसका फ़ोन है? बॉडीगार्ड, पता नहीं सर, ये बॉस जहाँ गिरे थे वहीं मिला। तब इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मैंने इसे ठीक करवाया। शायद इसमें कोई सबूत हो। ठीक है। इतना कहकर मैंने वो फ़ोन खोला तो खुल गया, क्योंकि गौरव ने पहले ही उसका पासवर्ड हैक कर लिया था। मैंने जैसे ही उसकी मैसेज पढ़े मेरा दिमाग घूम गया। वो और किसी ने नहीं, हमारे ही एक बॉडीगार्ड ने रात में भाई की गाड़ी में बॉम्ब सेट कर दिया।
क्योंकि उसने सुन लिया था कि कल भाई दादाजी की कार से ही बड़े पापा को लेने जाएंगे। उसे पता था कि दादाजी की कार कोई चेक नहीं करेगा। घर वालों के अलावा किसी को भी कार छूने की परमिशन नहीं है। इसीलिए उसने रात में चुपके से गैरेज में जाकर गाड़ी में बम सेट कर दिया। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि उसका फ़ोन वहीं गाड़ी में गिर गया। उस फ़ोन की हेल्प से मैं उस बॉडीगार्ड के घर पहुंचा तो मैंने देखा उस समय अपनी भागने की तैयारी कर रहा था। कायरव ने जब उसे बहुत मारा तो उसने बताया कि उसने पैसों के लालच में आकर ये काम जीत शर्मा के कहने पर किया। ये सुनते ही कि उसने ये काम पैसों के लालच में किया, कायरव ने गुस्से में 6 की 6 गोलियां उसके खोपड़ी में उतार दी और सीधे जीत शर्मा के फार्म हाउस में पहुंचा। जैसे ही समीर को पता चला कि कायरव हॉस्पिटल से गुस्से में कहीं गया है, उसने वैसे ही कायरव को फ़ोन लगा दिया। पहले तो कायरव ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन दूसरी बार में कॉल उठा लिया। समीर, हेलो कायरव, कहाँ है तू? कायरव, कहीं नहीं भाई, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। समीर गुस्से में, मुझे पता है तू कितनी देर में आ रहा है, तू लोकेशन भेज, मैं वहीं आ रहा हूँ। इतना कहकर समीर फ़ोन कट कर रोहित को पूरी बात बताकर जल्दी से कायरव की भेजी हुई लोकेशन पर निकल जाता है और साथ में बॉडीगार्ड्स को भी ले लेता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि कायरव कहाँ जा रहा है और वहाँ कितना खतरा होगा। जब वो लोग जीत शर्मा के फार्म हाउस पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ज़्यादा बॉडीगार्ड नहीं थे और जो भी थे वो सभी मरे पड़े थे क्योंकि कायरव ने सभी को गोली मार दी थी। ये देखकर कि कायरव यहाँ अकेला आया है, समीर दौड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि जीत शर्मा ज़मीन पर पड़ा है और कायरव किसी शेर की तरह उसकी छाती पर अपना पाँव रख उसके सिर पर बंदूक लगाए खड़ा है। समीर ये देखकर सांस लेता है कि कायू बिल्कुल ठीक है। तभी उसकी नज़र जीत शर्मा पर जाती है और उसे देखकर वो पागल हो जाता है। तभी उसे उसकी कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है, मैंने ही दिव्यांश की गाड़ी में बम सेट करवाया क्योंकि उसने मेरे सारे ड्रग्स के कंसाइनमेंट पकड़वा दिए और बाकी में आग लगवा दी। और तो और उसकी वजह से मेरा हथियारों का पूरा शिप भी जब्त कर लिया गया और मैं करोड़पति से भिखारी बन गया। इसीलिए पिछले 6 महीने से मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा था और कल मौका मिलने पर मैंने उसे मरवा दिया। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा मानो वो कोई पागल हो। ये सब देखकर दोनों को ही बहुत गुस्सा आता है और दोनों उसे तब तक मारते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता और फिर उसे उठाकर जंगल में ले जाते हैं। ये सब सोचते सोचते पता ही नहीं चलता कि वो लोग कब हॉस्पिटल आ गए। वो दोनों जल्दी से कार से निकलकर नीचे ही बने एक प्राइवेट वार्ड में जाकर फ्रेश होते हैं क्योंकि अगर उन्हें ऐसे ही किसी घरवाले ने देखा तो वो भी परेशान होंगे। सुबह के 9 बजे 9 बज चुके थे और अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी जिससे दिव्यांश की शादी हो सके और उधर राधिका भी परेशान बैठी थी क्योंकि डॉक्टर्स के लिए दिए हुए 24 घंटों में से 18 घंटे पूरे हो चुके थे और रियान की हालत भी खराब होने लगी थी। उसने 10 लाख रुपए जमा कर दिए थे, फिर भी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया कि जब तक पूरे पैसे जमा नहीं होते हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। अब राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो बाकी के 40 लाख कहाँ से लाए। ये सब सोचते सोचते वो हॉस्पिटल में ही बने मंदिर के सामने बैठकर रोने लगती है और कान्हा जी से अपने भाई को ठीक करने की प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ जब समीर और कायरव दिव्यांश के पास जाते हैं तो दिव्यांश का ऑपरेशन चल रहा था। अब 12 बजने में सिर्फ 2 घंटे ही बचे थे और अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। ये सोच सोच कर सब रोए जा रहे थे कि अगर 12 बजने तक अगर शादी नहीं हुई तो क्या होगा। यही सब सोचते हुए जब कायरव जा रहा था तो
वो सामने से आते हुए महागुरुजी से टकरा गया, जिससे उसका फ़ोन हाथ से छूट गया और उसमें जो कल उसने राधिका के हाथों की फ़ोटो ली थी वही ओपन हो गई। धक्का लगते ही कायरव घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि महागुरुजी क्रोधित होने पर श्राप दे देते हैं। वो घबराते हुए, माफ़ कर दीजिए गुरुजी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन उनका ध्यान तो सिर्फ कायरव के हाथ पर था। जब कायरव देखता है कि गुरुजी ने कुछ नहीं कहा तो वो अपनी आंखें खोलकर देखता है। तभी महागुरुजी, ये हस्तरेखाएं किसकी हैं? ये सुनते ही कायरव, ये तो एक अनजान लड़की की हैं। महागुरुजी, इस कन्या को लेकर आओ, यही बदलेगी तुम्हारे भाई की किस्मत को। जल्दी करो, अब सिर्फ 2 घंटे ही शेष हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए, ये सुनते ही कि कल वाली लड़की उसके भाई को बचा सकती है। कायरव जल्दी से गाड़ी लेकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गया, क्योंकि कल उसने राधिका को यहीं छोड़ा था। वो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि राधिका शादी के लिए हाँ कर दे। आपको क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या कायरव ढूंढ पाएगा राधिका को समय पर? क्या बचा पाएगी राधिका रेयान की जान? क्या राधिका करेगी दिव्यांश से शादी या फिर कर देगी इनकार? जानने के लिए सुनिए हमारी कहानी किस्मत तुम्हारी मेरी है, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।